नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से सवाल आना तय है, चाहे वो एग्ज़ाम स्कूल व्याख्याता का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या नेट का एग्ज़ाम हो, इतिहास विषय का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें वैदिक सभ्यता का टॉपिक यदि लगा हुआ है तो वहाँ से सवाल आना तय है। इसलिए आज का टॉपिक क्या है, ये टॉपिक कई दिनों तक चलेगा। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से जो इतिहास विषय के साक्षात्कार होते हैं वहाँ भी सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो काफ़ी गहराई से हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि वो पाषाण काल को और हड़प्पा सभ्यता को भी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हमने काफ़ी गहराई में जाके और विस्तृत अध्ययन किया है। बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसको पढ़ा है, बड़े ही सरल शब्दों में पढ़ा है, तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप ज़रूर पाषाण काल को पढ़िएगा वहाँ से, और उसके बाद आप जो है हड़प्पा सभ्यता को पढ़ना। दोनों टॉपिक बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने पढ़ाए हैं। और आज जो हम शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे विद्यार्थियों वैदिक सभ्यता की, है ना। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ वैदिक सभ्यता, है ना। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे साथियों आज। और वैदिक सभ्यता में हम देखिए क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें एक बेसिक परिचय आपको करवाऊंगा, जैसा कि मैं प्रत्येक टॉपिक में करता आया हूं। बेसिक परिचय हम प्रत्येक टॉपिक में करते हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इस सभ्यता का जो उद्भव हुआ वो कैसे हुआ, है ना। उद्भव देखेंगे। उद्भव में हम देखेंगे कि इसके निर्माता कौन थे, है ना। उद्भव या निर्माता, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से साक्षात्कार में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम इसका थोड़ा सा जो है विभाजन या कालक्रम देख लेंगे। कालक्रम में कालक्रम देख लेंगे, है ना। कालक्रम में हम क्या करते हैं, ये जो संपूर्ण वैदिक सभ्यता जो है इसको दो पार्टों में बांटते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी ये सभ्यता है। इस सभ्यता का मैं यदि जो काल लिखूं तो वो 1500 BC से और 600 BC के बीच में जो है ये माना जाता है। तो इतना बड़ा कार्यकाल होने की वजह से हम इसको दो भागों में बांटते हैं, और इसके कारण और भी हैं, क्योंकि इसके आरंभिक काल और अंतिम काल में हमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन। उसकी वजह से फिर हम इसका अध्ययन अच्छे से कर पाएं, उन परिवर्तनों को अच्छे से समझ पाएं, इसलिए हमने इसको दो पार्टों में बांट दिया, है ना। तो एक तो हम बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, है ना, पूर्व वैदिक काल, और दूसरे को हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, है ना। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब इस काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं क्योंकि इस काल की जानकारी का जो स्रोत है वो केवल और केवल ऋग्वेद है, इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है ना। और इसके बाद हम इस टॉपिक में जो देखेंगे वो अंत में हम देख लेंगे इस काल की जानकारी के जो स्रोत हैं, अर्थात चारों वेदों के बारे में हम देख लेंगे, है ना। स्रोत को हम लास्ट में पढ़ेंगे, स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। स्रोत को जब हम पढ़ लेंगे तो इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अब मैं बिना समय लगाए मैं सीधा चले आता हूँ परिचय की ओर। परिचय में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम इसमें देखेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम इसकी देखेंगे कि क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बिना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझे किसी भी टॉपिक को हम समझ नहीं सकते, है ना। किसी भी जो भवन होता है उसकी नींव को समझे बिना हम उसकी भवन को
हम भली भांति नहीं समझ सकते, उसी प्रकार हम किसी भी टॉपिक का अध्ययन करें तो उस टॉपिक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको समझना बेहद आवश्यक होता है ताकि हम उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं। देखिए विद्यार्थियों, मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे, ठीक है। आप हेडिंग जमा दीजिए परिचय में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, और उसके बाद आगे लिखना। अभी मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। देखिए प्यारे साथियों, ये जो मानव है ना, इस मानव की ये प्रवृत्ति रहती है कि ये अपने जीवन में आने वाले दुखों का और निवारण करते हुए और सुख की ओर ये अग्रसर रहता है। हम देखते हैं कि जो पाषाण काल हमने पढ़ा, उसमें मानव पाषाण काल के आरंभ में आदिवासी था, बर्बर था, भटकता हुआ था, न ये कपड़े पहनता था, न स्थायी आवास था, न अपना भोजन पका के खाता था, इसको क्या खाना है ये भी इसको तय नहीं था। लेकिन इसने अपनी समस्याओं से निजात पाई और कालांतर में इसने आग का प्रयोग सीखा, है ना। उसके अलावा फिर पहिए का आविष्कार इसने किया, कपड़े पहनने लगा और धीरे 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 इसने स्थायी निवास प्रारंभ किया और एक जगह रहने लगा, है ना, ऐसे कबीलों के रूप में रहने लगा। कालांतर में इसने जो है, जैसा कि हमने पिछले बिंदु में पढ़ा है, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता में ये नगर के रूप में बस चुका था, एक अपना व्यवस्थित नगर बसाया, सड़कें बनाई, है ना, और आवास बनाए, अच्छे अच्छे आवास बनाए, नहाने के लिए कुएं बनाए, स्नानागार बनाए, है ना, और गंदे पानी के लिए नालियां बनाई, यानी कि अपनी समस्याओं से निजात पाते हुए ये सभ्यता की ओर, है ना, आदिम से सभ्य की ओर अग्रसर हो रहा था। लेकिन वो भी इसका एक विकसित रूप नहीं था और ये किन प्रकार विभिन्न कारणों के चलते हड़प्पा सभ्यता भी अपने गर्त में समा गई, अपने पतन की ओर चली गई विभिन्न कारणों के चलते। और उस हड़प्पा सभ्यता के खंडहरों पर और एक नई सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ और उस सभ्यता को हम कहते हैं साथियों वैदिक सभ्यता। उस सभ्यता को हम क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। तो ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि आखिर ये कहानी कहाँ से चल के और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक कैसे पहुँचे, है ना। ये मैंने आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया कि पाषाण काल में मानव कैसा था और वहाँ से चल के हुए हड़प्पा सभ्यता में कैसा रहा और वैदिक सभ्यता में आ गए हैं। वैदिक सभ्यता की क्या विशेषताएं रही, इस काल का मानव कैसा था, कैसा इसका सामाजिक जीवन था, कैसा धार्मिक जीवन था, ये सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में थोड़ी सी ये बात लिख देते हैं कि वैदिक सभ्यता इसको नाम क्यों दिया गया, है ना, किसने ये सभ्यता बसाई और इसको बसाने वाले कौन थे, इसके बारे में बेसिक बातें बताऊं आपको। कि जैसा कि मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के खंडहरों पर और 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में जो सभ्यता विकसित हुई साथियों, उस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और इसे जो वैदिक सभ्यता नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि इसकी जानकारी के जो स्रोत हैं वो वेद हैं, अर्थात वेदों से इसकी जानकारी मिलती है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि वेदों में यह लिखा गया है कि इस सभ्यता को आर्यों ने बसाया था। और इस आर्य शब्द का ऋग्वेद में उल्लेख 36 बार हुआ है। और यह जो शब्द है, आर्य जो शब्द है, वो शब्द हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार बात करें, वेदों के अनुसार बात करें तो आर्य शब्द एक जाति सूचक न होकर गुणवाचक ये शब्द है, जिसका अर्थ होता है सुसंस्कृत या श्रेष्ठ या उत्तम। लेकिन पाश्चात्य दर्शन जो है, पाश्चात्य जगत के जो लोग हैं, वहाँ एक विद्वान हुए थे, लेसेन नाम के एक विद्वान हुए थे। उन्होंने 1847 में और एक पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। उस पुस्तक में यह कहा कि आर्य जो है ये जाति सूचक शब्द है।
है ना। लेसेन ने आर्य शब्द को क्या बताया, जाति सूचक शब्द बताया। लेकिन पाश्चात्य विद्वानों का ये एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने ये कहा कि नहीं, आर्य शब्द जो है वो उत्तम के अर्थ में भी नहीं है, यानी कि सुसंस्कृत या श्रेष्ठ के अर्थ में भी नहीं है, और जाति सूचक के अर्थ में भी नहीं है। दोनों बातों को खारिज किया। और पाश्चात्य विद्वानों ने ये कहा कि आर्य जो शब्द है वो भाषा सूचक शब्द है ना। क्या बताया, पाश्चात्य विद्वानों ने आर्य शब्द को भाषा सूचक शब्द बताया। तो देखो, आर्य शब्द को लेकर 3 मत हो गए। भारतीय दर्शन तो ये कहता है कि आर्य शब्द जो है गुणवाचक है और जिसका अर्थ होता है सुसंस्कृत या श्रेष्ठ। लेकिन लेसेन क्या कहते हैं, लेसेन कहते हैं कि यह जाति सूचक है ना। जबकि भारतीय दर्शन जाति सूचक होने को नहीं मानता, क्या मानता है, गुण सूचक मानता है, गुणवाचक मानता है। लेसेन जातिवाचक मानता है। जबकि पाश्चात्य दर्शन कहता है कि ये न तो जातिवाचक है न गुणवाचक है, यह क्या है, भाषा सूचक है। 3 मत आर्य शब्द को लेकर हो गए। लेकिन बड़ा प्रश्न ये आता है कि आखिर ये आर्य थे कौन, आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आर्यों के निर्माता कौन थे। तो इस प्रश्न पे हम यहाँ पर आएंगे। तब तक ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने आपको बोल के बताई है, उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से याद रखनी चाहिए, उन बातों को विद्यार्थियों में यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। फिर हम सीधे आएंगे कि आर्यों के निर्माता कौन थे। इस सिद्धांत के हम आज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम आते हैं सीधे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, और मैं इसमें लिख देता हूँ कि इसकी जो मूल पृष्ठभूमि है इसमें हमें क्या लिखना है। देखिए विद्यार्थियों, इसमें मैं लिखना चाहूँगा चलो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ये वाले पोर्शन को, ताकि मैं यहाँ से लिखना प्रारंभ कर सकूँ। ठीक है, इसको मैं इतना सा मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो विद्यार्थियों इसमें मैं लिखता हूँ, ये लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के खंडहरों पर, हड़प्पा सभ्यता के खंडहरों पर 1500 BC से और 600 BC के मध्य, 1500 BC से और 600 BC के मध्य, सॉरी 2 बार लिख दिया, 1500 BC से 600 BC के मध्य जो सभ्यता विकसित हुई के मध्य जो सभ्यता विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है, उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अब वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है, वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी संपूर्ण जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे लिख दूं, क्योंकि इसकी संपूर्ण जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। वेदों से प्राप्त होती है। कई बार साक्षात्कार में सामान्य सा सवाल पूछ लिया जाता है कि इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है ना। जैसे हड़प्पा के संबंध में पूछ लेते हैं साक्षात्कार में कि हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, या हड़प्पा का वास्तविक नाम क्या होना चाहिए, या आपके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का नाम या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या होना चाहिए, तो हम वहां पे हड़प्पा सभ्यता देते हैं। क्यों देते हैं ये मैंने उस कक्षा में बताया था। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी संपूर्ण जानकारी वेदों से प्राप्त होती है ना, इसलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। इसे हम जो है आर्य सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता के निर्माता जो थे वो वेदों के अनुसार कौन थे, आर्य थे। सॉरी, हाँ, इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि
इस सभ्यता के निर्माता आर्यों के अनुसार वेदों के अनुसार आर्य थे, है ना। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे साथियों, कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों के अनुसार इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। तो ये था प्यारे साथियों इसके नामकरण को लेकर जो प्रमुख बातें थी वो मैंने यहाँ पे लिखी। अब वेदों के अनुसार इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे। वेद में ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 36 बार हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार, 36 बार प्रयोग हुआ है। पूछा जा सकता है इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है। और किस अर्थ में हुआ है, आर्य शब्द जो है ये जाति सूचक न होकर गुणवाचक है ना। आर्य शब्द जो है ये कैसा है, यह जाति सूचक न होकर कौन सा है, गुणवाचक है ना। ऐसा माना गया है भारतीय दर्शन में, ठीक है। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ होता है अर्थ क्या होता है शब्द का, आर्य शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है सुसंस्कृत, है ना, सुसंस्कृत, या हम कह सकते हैं श्रेष्ठ, सुसंस्कृत या श्रेष्ठ, या हम कह सकते हैं उत्तम, है ना, उत्तम, ठीक है। ये होता है प्यारे साथियों भारतीय दर्शन में ऐसा माना जाता है ना कि आर्य जो शब्द है वो एक गुण सूचक शब्द है, न कि जाति सूचक। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है सुसंस्कृत, श्रेष्ठ या उत्तम, ठीक है। लेकिन लेसेन ने एक पुस्तक लिखी 1847 में, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, है ना, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया लिखी, और उसमें इसने बताया कि जो आर्य शब्द है वो एक जाति सूचक शब्द है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूं लेसेन ने क्या बताया, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा लेसेन ने 1847 ईस्वी में अपनी पुस्तक कौन सी थी पुस्तक, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, है ना। मैं यहाँ पे लिखूं हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में आर्य शब्द को जाति सूचक बताया, है ना, क्या बताया, जाति सूचक बताया, ठीक है।
हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में लेसे ने 1847 में आर्य शब्द को क्या बताया, जाति सूचक बताया। लेकिन पाश्चात्य विद्वानों का एक वर्ग था, उस वर्ग ने ऐसा कहा, क्या कहा कि आर्य जो शब्द है न तो गुणवाचक है न जाति सूचक है, बल्कि यह शब्द भाषा सूचक है ना। तो पाश्चात्य विद्वानों के वर्ग ने इसे मैं बताऊं यहां पे, आर्य शब्द को पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा सूचक बताया, है ना, भाषा सूचक बताया। ठीक है, क्या बताया, भाषा सूचक बताया। देखिए यहां से साक्षात्कार में भी सवाल पूछा जा सकता है आर्य शब्द को लेकर ही, ध्यान रखना, है ना। यहां से तथ्यात्मक और अवधारणात्मक दोनों प्रकार का सवाल जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो हमारी यहाँ पे पूरी हो जाती है विद्यार्थियों, और हमने इसको पढ़ लिया। अब हम आते हैं सीधे इसके उद्भव के ऊपर कि आखिर ये आर्य थे कौन, है ना, इस पे हम बात करते हैं। तो आप इसे उतारिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं और हम आते हैं सीधे इसके दूसरे पॉइंट पे। मैं इस पूरे को ही मिटा देता हूं अब, और हम इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं, उद्भव पे। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मैं इसको परिचय को और इसको पूरा मिटा देता हूं यहां से, और हम सीधा इसके उद्भव पे आते हैं। देखिए प्यारे साथियों, उद्भव को लेकर और इसमें जो है कई प्रकार के मत हमारे यहाँ पे चलते हैं, कई मत चलते हैं, है ना। मैं इसको भी मिटा देता हूँ और फिर से एक नई हेडिंग जमाते हैं हम कि आर्य कौन थे, है ना। एक हेडिंग जमाते हैं कि आर्य कौन थे, ये हम हेडिंग जमाते हैं, आर्य कौन थे, है ना, आर्य कौन थे। अब आर्य कौन थे प्यारे साथियों, इस संबंध में हमें विभिन्न मत देखने को मिलते हैं। एक वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग ये है, ये कहता है कि आर्य जो थे उनका मूल स्थान यूरोप था। वहीं एक अलग वर्ग ये कहता है कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। बहुत बड़ा वर्ग जो कि अधिकांश भारतीय लोग हैं, अधिकांश क्या लगभग भारतीय ही हैं, वो ये कहते हैं कि आर्य भारतीय ही थे, विदेशी नहीं थे। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हैं जो कोई तिब्बत को बताता है तो कोई उत्तरी ध्रुव को बताता है। तो इसको लेकर विभिन्न मत और विभिन्न सिद्धांत देखने को मिलते हैं। हम एक एक सिद्धांत की बात करते हैं। देखिए इसमें जो प्रमुख सिद्धांत चलते हैं, आर्य कौन थे इसको लेकर, आर्य कौन थे इसको लेकर जो सिद्धांत चलते हैं उसमें एक प्रमुख सिद्धांत चलता है कि ये यूरोप के थे, है ना, इनका मूल स्थान यूरोप था। कुछ लोग कहते हैं कि मध्य एशिया था, मध्य एशिया था। कुछ लोग मध्य एशिया की बात करते हैं, तो हम इसे पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे हम इसे पढ़ेंगे कि कुछ लोग जो है कहते हैं कि आर्य भारत के थे, आर्य भारत के थे। इसके अलावा हम एक जो है प्रमुख मत के रूप में हम ले लेंगे अन्य मत करके, हम इसमें ले लेंगे अन्य मत, अन्य मत। और अन्य मत में हम जो है साथियों हम पढ़ लेंगे कि आर्य जो थे वो तिब्बत के थे। ऐसा कौन बताते हैं, उसके पीछे क्या तर्क देते हैं। आर्य उत्तरी ध्रुव के थे, ऐसा कौन बताते हैं, क्या तर्क देते हैं, ये सारी बातें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन 3-4 पॉइंटों को पढ़ते हुए हम आर्य कौन थे या आर्य सभ्यता जो वैदिक सभ्यता है उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये कौन थे, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं यूरोप की बात करूं, मैं पहले आपको बोल के घटना सुनाता हूं कि आखिर यूरोप का बताने वाले विद्वान कौन थे, क्या इसके पीछे वो तर्क देते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा पृष्ठभूमि पे जाऊं। देखो पृष्ठभूमि समझना बेहद आवश्यक है। बात मैं करूं 18वीं सदी तक की, 18वीं सदी या उससे पहले का जो इतिहास रहा है उसके जितने भी विद्वान थे वो ये मानते थे कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के ही किसी प्रदेश के बसे हुए थे। लेकिन 18वीं सदी के बाद के पाश्चात्य जगत में और यह अवधारणा
प्रतिपादित कर दी गई कि आर्य जो थे वो यूरोप के ही किसी प्रदेश के निवासी थे। और ऐसी संकल्पना को पहली बार जो जन्म दिया वो यूरोपीय व्यापारी थे, एक फिलिप्पो सेसेटी एक यूरोपीय व्यापारी थे। वो भारत आए, भारत में वो गोवा में आकर बसे और गोवा में उन्होंने 5 साल तक संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। और संस्कृत का अध्ययन करने के बाद उसने यूरोप की भाषाओं से और संस्कृत भाषा के शब्दों को और यूरोप भाषा के शब्दों को आपस में साम्यता बिठाने का प्रयास किया। यूरोप भाषा के शब्दों में और संस्कृत भाषा के शब्दों में साम्यता बिठाने का प्रयास किया। और उन शब्दों में साम्यता बिठाते हुए उसने ये कहा कि ये जो संस्कृत भाषा है वो कहीं न कहीं यूरोप की भाषा है और ये जो आर्य थे वो यूरोप के ही किसी प्रदेश के निवासी थे। ऐसा किसने कहा? सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी फिलिप्पो सेसेटी ने कहा। उसके बाद इस सेसेटी की जो अवधारणा थी कि आर्य यूरोप के थे, इस मत को प्रबल बनाने का जो काम किया वो किया बंगाल के मुख्य न्यायाधीश रहे हमारे जो प्राच्यविद थे विलियम जोन्स ने किया। और प्यारे साथियों, विलियम जोन्स जो थे वो एक प्राच्यविद थे, है ना। उपनिवेशवादी इतिहासकारों में आते हैं। उपनिवेशवादी इतिहासकारों को हमने 2-3 भागों में बांटा है, जिसमें प्राच्यविद आते हैं और जो है उसके बाद पूर्व प्राच्यविद आते हैं और साम्राज्यवाद उपनिवेशवादी आते हैं, कैम्ब्रिज वाले भी आते हैं, है ना। ये साम्राज्यवादियों में ही आते हैं सारे। तो ये एक अंग्रेज था विलियम जोन्स, और विलियम जोन्स ने 1786 में जो हमारा एशियाड समाज था, इन लोगों ने खोला था एशियाड समाज, जिसको हम अंग्रेजी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। उसके सामने 1786 में विलियम जोन्स ने अपना एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया, शोध पत्र प्रस्तुत किया। और उस शोध पत्र में इसने पहली बार यह कहा कि ये जो आर्य हैं वो विदेशी थे, विदेशी मतलब यूरोप के थे, यूरोप के ही किसी प्रदेश के निवासी थे। उसके पीछे भी इसने 2 तर्क प्रमुख रूप से दिए। पहला तर्क तो ये दिया कि उसने ये कहा, विलियम जोन्स ने ये कहा कि जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार है, इंडो यूरोपीय भाषा परिवार में आज भी जितने शब्द और मुहावरे प्रचलन में हैं उतने मुहावरे एशिया के किसी भी देश में नहीं है, एशिया के किसी भी क्षेत्र में प्रचलन में नहीं है जितने यूरोप में प्रचलन में हैं। तो इस आधार पे इसने कहा, इसने कुछ उदाहरण भी दिए, उस कई शब्द बताए, जैसे जो द्यो शब्द है अंग्रेजी संस्कृत भाषा का, उसको विभिन्न रूप बताए, जैसे लैटिन में उसको दुआ बोलते हैं, है ना। ऐसे लिथुनियन में उसको दू बोलते हैं और क्या नाम से अंग्रेजी में उसको टू बोलते हैं। इस प्रकार से इसने है जो भाषा में बड़ी साम्यता बिठाते हुए, और विलियम जोन्स ने ये कहा कि ये जो संस्कृत भाषा है कहीं न कहीं यूरोप की भाषा है और आर्य जो थे कहीं न कहीं यूरोप के किसी एक क्षेत्र के निवासी थे, है ना। एक तर्क तो इसने ये दिया। तर्क नंबर 2 इसका ये था कि जो लिथुनियन क्षेत्र है, लिथुनिया क्षेत्र की जो भाषा है, लिथुनियन भाषा जिसको हम कहते हैं, लिथुनियन भाषा सबसे परिष्कृत भाषा मानी जाती है यूरोप की, विलियम जोन्स के अनुसार, जो इसने अपने रिसर्च पेपर में लिखा। रिसर्च पेपर में क्या लिखा कि जो लिथुनियन भाषा है वो यूरोप की प्राचीनतम भाषा है, यूरोप की ही क्या, इंडो यूरोप की, दोनों की, है ना। इंडो मतलब जो भारत वाला क्षेत्र है, हिंद यूरेशिया हम जिसको बोलते, हिंद यूरोपियन जिसको बोलते हैं हम, इंडो यूरोपियन या हिंद यूरोपियन क्षेत्र, है ना। इनकी प्राचीनतम भाषा विलियम जोन्स ने किसको बताया, लिथुनियन को बताया। और इसने ये कहा कि जब लिथुनियन प्राचीनतम भाषा है तो लिथुनियन जो है सबसे परिष्कृत भाषा है, तो परिष्कृत होने की वजह से इसने ये कहा कि परिष्कृत ये इसलिए है क्योंकि यह प्राचीनतम भाषा है।
क्योंकि कालांतर में ही और कोई भाषा जो है अपने चरम को प्राप्त होती है, अपना परिष्कृत रूप ला पाती है। कोई भाषा यदि नई नई है ना, तो उसमें बहुत सारे अवांछनीय तत्व होते हैं, वो इतनी परिष्कृत नहीं होती जितनी कि पुरानी भाषा परिष्कृत होती है। तो चूंकि ये लिथुनियन भाषा जो है ये परिष्कृत है, तो ये प्राचीनतम होगी तो ये संभवतः आर्यों की भाषा होगी। और आर्यों का जो देश है वो लिथुनिया रहा होगा, लिथुनिया या लिथुनिया के आसपास का क्षेत्र रहा होगा। ये मत विलियम जोन्स ने दिया। ठीक है प्यारे साथियों, तो अब लेकिन इसमें भी बड़ी वो है, इन्होंने भी ये तो बताया कि जो आर्य थे वो यूरोप के थे, लेकिन यूरोप के भी किस क्षेत्र के थे ये इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि यूरोप तो बहुत बड़ा है ना, यूरोप तो बहुत बड़ा है। तो फिर यहाँ पे एक और मत क्या, फिर यहाँ पे विद्वानों में है जो एक मतता नहीं है, और कुछ विद्वान यूरोप के जर्मनी को बताते हैं कि जर्मन प्रदेश के ये रहे होंगे। कुछ लोग हंगरी को बताते हैं कि आर्य जो है हंगरी के रहे होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य जो हैं वो दक्षिणी रूस के रहे होंगे, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। तो काफी बड़ी मैंने कहानी आपको सुना दी, अब मैं इसको लिख देता हूं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, मतलब अगले सिद्धांत पे आएंगे ना। यूरोप के से संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। यूरोप के फिर हंगरी की बात कौन बताते हैं, दक्षिणी रूस की कौन बताते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। पहले मैं इस बात को लिख देता हूं, आप भी लिखिए, ठीक है। तो देखिए यूरोप वाली बात में हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं ये लिखूंगा सॉरी, यूरोप वाला सिद्धांत हम लिखते हैं प्यारे साथियों। यहां से हम इसको लिखना प्रारंभ करते हैं, है ना। और इसमें लिखेंगे, मैं इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। मैं इसको मिटा क्या, चलो मैं इसी में लिख लेता हूं। इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 18वीं सदी तक 18वीं सदी तक यूरोपवासी आर्यों को एशिया के मूल निवासी मानते थे, है ना। एशिया के मूल निवासी मानते थे, कब, 18वीं सदी से 18वीं सदी तक। लेकिन इसके बाद यूरोपवासी आर्यों को यूरोप के निवासी मानने लगे। लेकिन इसके बाद यूरोपवासी आर्यों को यूरोप निवासी मानने लगे, है ना, यूरोप निवासी मानने लगे। सर्वप्रथम ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, सर्वप्रथम यह मत किसने दिया था, फिलिप्पो सेसेटी ने दिया था। सर्वप्रथम यह मत, मैं यहाँ पे रेड कलर में से लिख देता हूँ। सर्वप्रथम यह मत, ये नाम विशेष रूप से ध्यान रखना, फिलिप्पो सेसेटी फिलिप्पो सेसेटी ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, फिलिप्पो सेसेटी ने दिया था, ठीक है। फिलिप्पो सेसेटी ने दिया था, जो कि एक यूरोपीय व्यापारी था, कौन था, यूरोपियन व्यापारी था, जो या जिसने गोवा आकर संस्कृत का अध्ययन किया था, संस्कृत का अध्ययन करके
संस्कृत का अध्ययन करके संस्कृत व यूरोपीय भाषा में समानता बिठाकर और यह संकल्पना व्यक्त की थी, है ना। यह मत दिया था, जो कि एक यूरोपीय व्यापारी था जिसने गोवा आकर संस्कृत का अध्ययन करके संस्कृत व यूरोपीय भाषा के शब्दों में साम्य बिठाया। ठीक है, तो इस आधार पे यानी कि संस्कृत व यूरोपीय भाषा के शब्दों में साम्य बिठाकर और फिलिप्पो सेसेटी ने और आर्यों का जो स्थान था वो क्या माना, यूरोप माना। ठीक है, अब इस सिद्धांत को प्रबल करने का जो काम किया वो विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, यहाँ पे फिलिप्पो सेसेटी का नाम पूछा जा सकता है, इसके अलावा जो है विलियम जोन्स का जो है नाम वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इस मत को प्रबल करने का कार्य, आगे मैं लिखूंगा यहाँ पे लिखता हूं कि इस मत को प्रबल करने का कार्य, इस मत को प्रबल करने का कार्य बंगाल के मुख्य न्यायाधीश विलियम जोन्स ने किया। विलियम जोन्स ने किया। ठीक है, किसने किया, विलियम जोन्स ने किया। ठीक है, इस मत को प्रबल करने का कार्य बंगाल के मुख्य न्यायाधीश विलियम जोन्स ने किया, है ना, जो कि बंगाल के मुख्य न्यायाधीश थे। और 1786 में इन्होंने, मैं यहाँ पे लिखूं, इन्होंने 1786 ईस्वी में 1786 ईस्वी में एशियाड समाज, है ना, एशियाड समाज, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना, एशियाड समाज के समक्ष अपना शोध पत्र, ठीक है, शोध पत्र क्या होता है, शोध पत्र एक किसी भी बिंदु को लेकर और उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है और करीब 2500 शब्दों में, और अपना एक निष्कर्ष निकाला जाता है किसी भी बिंदु के ऊपर, है ना। जैसे मेरे खुद के दो शोध पत्र पब्लिश हो रखे हैं। एक मेरा शोध पत्र था जिसमें मैंने लिखा था गांधी और शंकर के ईश्वरी विचार। शंकर मतलब शंकराचार्य, गांधी जी और शंकराचार्य दोनों के ईश्वरी विचारों में जो अंतर पाया गया उसके बारे में, और क्या जो चीज छिपी हुई थी उसको मैंने उजागर किया। और एक मेरा है सिंधु घाटी सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण। ये 2 शोध पत्र मेरे भी पब्लिश हो रखे हैं। उसी प्रकार का शोध पत्र इनका था कि एशियाटिक समाज के समक्ष अपना शोध पत्र पढ़ा, वे आर्यों को यूरोप निवासी बताते हुए, यूरोप का निवासी बताते हुए, यूरोप मूल का बताते हुए, यूरोप निवासी या यूरोप मूल का लिखेंगे हम, यूरोप मूल का बताते हुए निम्नलिखित तर्क दिए।
बताते हुए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए, है ना। तर्क भी दिए बंदे ने, ऐसा ही नहीं है कि बिना तर्क के अपनी बात रखी हो। निम्न तर्क प्रस्तुत किए। अब देखिए कौन कौन से वो तर्क थे। दो तर्क इसने प्रमुख रूप से दिए थे विद्यार्थियों, ठीक है। दो तर्क जैसा कि मैंने अभी आपको बोल के बता ही दिया। एक तो इसने ये कहा कि आज भी इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के जो अधिकांश जो शब्द और मुहावरे हैं वो यूरोप महाद्वीप में जितने प्रचलन में हैं उतने एशिया के किसी भी स्थान में प्रचलन में नहीं है। एक तो ये बात कही। क्या क्या तर्क दिए देखिए। पहला जो तर्क मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, पहला तर्क वो ये है कि इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के जितने शब्द व मुहावरे यूरोप में प्रचलित हैं, यूरोप में प्रचलित हैं, उतने एशिया के किसी भी महाद्वीप में किसी भी देश में प्रचलित नहीं है, किसी भी देश में प्रचलित नहीं है, ठीक है। एक मत तो ये दिया कि यूरोप के किसी भी देश में